सब कुछ हंसी-खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन डॉक्टर निखिल ने मेरे पति के गंभीर रोग के बारे में बताते हुए इन्हें शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। मेरी सहूलियत के लिए उन्होंने किसी डॉक्टर अमित के नाम एक पत्र भी लिख कर दिया था। बड़े भैया गुवाहाटी में रहते हैं। उनसे फ़ोन पर बात करके पूछा तो कहने लगे, अपना घर है, तुमने पूछा है, इसका मतलब हम लोग गैर हो गए। और न जाने कितना कुछ कहा था। इसके बाद ही हम लोगों ने गुवाहाटी जाने का कार्यक्रम बनाया। मैं जेठानी जी को सही रूप से पहचानती थी, पर ये तो कहते नहीं थकते थे कि गुवाहाटी वाली भाभी बिल्कुल माँ जैसी है। तुम तो बेवजह उन पर शक करती हो, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार होकर आई थी कि जो कुछ भी होगा उसका सामना करूंगी। हम दोनों लगभग 3 बजे दिन में गुवाहाटी पहुंच गए। स्टेशन से घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर खाना खाने के बाद ये आराम करते करते सो गए और मैं बर्तन झाड़ू में व्यस्त हो गई। सफ़र की थकान से सिर दर्द हो रहा था, फिर भी रसोई में लग गई ताकि भाभी को कुछ कहने का मौका न मिले। शाम को 8 बजे अस्पताल जाकर चेकअप कराना है, यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने 1 घंटा पहले ही ज़रूरी कागज़ों तथा डॉक्टर निखिल के लिखे पत्र को सहेज कर रख लिया था, क्योंकि पहला दिन था, इसलिए 1 घंटा पहले ही घर से निकली थी। हमें डॉक्टर अमित का क्लिनिक आसानी से मिल गया था। मैंने दवाई का पुराना पर्चा और चिट्ठी पकड़ा दी, जिसे देखकर उन्होंने कहा था, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, 20-25 दिनों के इलाज से देखेंगे, संभावना है ठीक हो जाएंगे, वरना इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, सुबह शाम सैर करें और नियमित यहाँ से इलाज कराएं। हम लोग उनकी बातों से आश्वस्त होकर पूछते पूछते बस स्टॉप तक आए। वहाँ से घर तक के लिए बस मिल गई थी। एक दुकान से केक, बिस्किट और कुछ फल खरीदे और घर के लिए चल दिए। मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखकर जेठानी जी बोली थी, इस तरह फिजूल खर्ची मत करो। घर के घी से बने बेसन के लड्डू तो लाई हो, गुजिया भी है, फिर इन्हें खरीदने की क्या ज़रूरत। उनकी बात काटते हुए मैंने कहा, शहर के बच्चे हैं, घर में बनी मिठाई तो खाएंगे नहीं, इसलिए केक बिस्किट ले आए हैं। ठीक है, कहकर उन्होंने एक लंबी सांस भरी। भैया ऑफिस से आ गए थे। हम लोगों को देखकर भैया और बच्चे खिल से गए। हम लोगों ने भैया के पैर छुए और बच्चों ने हम लोगों के। भाभी बैठे बैठे सब्जी काट रही थी। मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी, थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर तभी पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भाभी से कहा, आप आराम कर लीजिए, रसोई मैं बना लूँगी। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले इन्हें सैर कराने ले गई, जहाँ भैया ने बताया था। यहाँ यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इधर-उधर घास पर लोग चहलकदमी कर रहे थे। हम दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि एक सज्जन ने इन्हें उठाया और बोले, चलिए उठिए, आप घूमने आए हैं या बैठने? हम लोग उनके साथ थोड़ी देर तक घूम फिर कर वापस उसी बेंच पर आकर बैठ गए। फिर हम लोगों ने एक दूसरे का परिचय लिया। उन्होंने अपना नाम अजीत बताया। उनकी बेटी मेघा 8वीं कक्षा में पढ़ रही है और उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी। यह पूछने पर कि दूसरा विवाह क्यों नहीं किया, वे बोले, दूसरे विवाह के लिए कोई उपयुक्त साथी नहीं मिला। उनका दुख एक मौन दुख था, क्योंकि पत्नी की आत्महत्या से रिश्तेदार व अन्य लोग उन्हें शक की नज़रों से देख रहे थे। वे अपने आप को अस्तित्वहीन सा समझ रहे थे। मेरे पति ने उन्हें समझाया, देखिए अजीत जी, आपकी बेटी ही आपकी खुशी है, वही आपके अंधेरे जीवन में खुशी के दीप जलाएगी। हम लोग घर वापस आए तो भाभी अभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भैया उस समय मंजन कर रहे थे। मैं फ़ौरन चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाने के बाद मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। बच्चे कह रहे थे, चाची आ गई और मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई और भाभी का हाल-चाल लेने उनके कमरे में चली गई। भाभी उस समय पत्रिका पढ़ रही थी। मुझे देखते ही थोड़ा संकुचित सी हो गई। बोली, आओ आओ, जरा शरीर भारी हो रहा है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, बीपी बढ़ा है। अरे भाभी, आप भी कैसा संकोच कर रही हैं, मैं हूं ना, निश्चिंत रहिए। मैंने शब्दों को भारी करके कहा, जैसे कह रही हूँ आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहे। अब मैं थकती नहीं हूँ, सब कुछ दिनचर्या में शामिल हो गया है। डॉक्टर अमित के क्लिनिक जाना और लौटते समय सब्जी, फल, दूध, ब्रेड आदि लाना, उन सब में खर्च इलाज से भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे चिंता इस बात की है कि अब पैसे भी गिनकर ही बचे हैं और दवा खाने का बिल चुकाना बाकी है। इन्हीं तनावों से घिरी होने के कारण आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कपड़े बदलते समय रुपयों का पुलिंदा वहीं कमरे में ही छूट गया था और जो छूट गया सो गया। बस गलती यह हुई कि चाय बनाने की जल्दी में वह रुपयों का पुलिंदा उठाना भूल गई।
जब मुझे याद आया, मैं वह पुलिंदा लेने भागी। मेरे कपड़े तो वैसे ही पड़े थे, पर वह पुलिंदा नहीं था। मुझे काटो तो खून नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। ये ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविज़न देख रहे थे, पर उस समय मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। टहलने के लिए जब बाहर निकले तो मुझे गुमसुम देखकर इन्होंने पूछा, क्या बात है? मैं चुप रही। कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि इन्होंने संभाल लिया और समझाने के लहजे से कहा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर में आराम करो, मैं घूम फिर कर आ जाऊंगा। इस बात से इन्हें भी तो धक्का लगेगा, यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सचमुच तुम बहुत थक गई हो। मेरी देखभाल के साथ घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। नहीं, यह बात नहीं है। तो क्या बात है? चलो वहीं पार्क में बैठकर बताती हूँ। फिर सारी बात मैंने इन्हें बता दी। ये बोले, चिंता मत करो, जो नहीं होना था वह हो गया। अब समस्या यह है कि आगे क्या करें और कैसे करें। भैया से उधार मांगने पर पूछेंगे कि तुम तैयारी से क्यों नहीं आए। यदि सही बात बताई तो बात का बतंगड़ बनेगा। फिर ये चुप हो गए। गहरी चिंता की रेखाएं इनके चेहरे से साफ झलक रही थी। मुझे धैर्य तो दिया, पर स्वयं विचलित हो गए। अजीत जी भी हर दिन की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए अपने समय पर आ गए। हम लोगों ने झिझकते हुए उन्हें अपनी समस्या बताई तथा मदद के लिए कहा। वे कुछ देर खामोश सोचते रहे, फिर बोले, मैं मदद करने को तैयार हूँ। आप परदेसी हैं, इसलिए एकदम से भरोसा भी तो नहीं कर सकता। आप अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दे। जब 3 माह बाद आप लोग यहाँ दोबारा दिखाने के लिए आएंगे, तब पैसे देकर अपनी चीज़ ले जाना। हाँ, इन पैसों का मैं कोई ब्याज नहीं लूँगा, मरता क्या न करता। हम लोग तैयार हो गए। मेरे गले में 1 तोले की चेन थी, उसे देखकर रुपया उधार लेना तय हो गया। अजीत जी अपने घर गए और 10,000 रुपये लाकर इनकी हथेली पर रख दिए। मैंने उनका उपकार माना और सोने की चेन उन्हें दे दी। इस घटना के बाद इनकी आंखों में उदासीनता गहरा गई। मुझे भला बुरा कहने, डांटने, मेरी इस लापरवाही के लिए आग बबूला होते तो शायद इनका मन हल्का हो जाता, पर भाई के संरक्षण में यह धोखा इन्हें पच नहीं रहा था। अजीत जी दुनियादारी की बातें, रिश्तेदारों के खट्टे मीठे अनुभव सुनाते रहे, समझाते रहे, पर इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। घर जाकर मैंने रात में इनको समझाया, समझ लो चेन कहीं गिर गई या रुपयों का पुलिंदा ही कहीं बाहर गिर गया। इस तरह मन उदास करोगे तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। तनाव मत लो, बेकार अपने आप को परेशान कर रहे हो। अब यह गलती मुझसे हुई है, मुझे ही भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन और बीत गए। अजीत जी उसी तरह मिलते, बातें करते, हंसते हंसाते रहे। बातों बातों में मैंने उन्हें बताया कि कल डॉक्टर ने एक्सरे लेने को कहा है, रिपोर्ट ठीक रही तो 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। अजीत जी को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। बोला, आज से 5वें दिन तो मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? उनका इस तरह चहकना मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन 12 तारीख है ना? आप लोगों को मेरे घर भोजन करना पड़ेगा। फिर गंभीरता से इनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, पत्नी की मृत्यु के बाद पहली बार मेरे मुंह से जन्मदिन की तारीख निकली है, 12 तारीख। यह जानकर मैं भी चौंक पड़ी। अरे उस दिन तो हमारी शादी की सालगिरह है। अरे वाह, कितना अच्छा संयोग है अजीत जी। उस दिन यदि रिपोर्ट अच्छी रही तो आप और आपकी बेटी हमारे साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। हंसते हुए इन्होंने कहा, मेरा मन कहता है कि आपकी रिपोर्ट अच्छी ही आएगी, पर भोजन तो आप लोगों को मेरे घर पर ही करना पड़ेगा। इसी बहाने आप लोग हमारे घर तो आएंगे। मैंने इनकी ओर देखा तो ये बोले, ठीक है। फिर बात तय हो गई। अजीत जी खिल उठे। अब तक की मुलाकातों से उनके प्रति एक अपनापन जाग उठा था। अच्छा संबंध बने तो मनुष्य अपने दुख भूलने लगता है। हम लोग भी खुश थे। समय बीता। एक्सरे की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर का कहना था कि ऐसी ही प्रगति रही तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन जरूरी है। इन्हीं 2 उपायों से अपने आप को ठीक से दुरुस्त करना होगा। मुझे अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हुई। ऑपरेशन का बड़ा संकट जो टला था। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी थी। 3 माह बाद एक्सरे द्वारा जांच करानी पड़ेगी, डॉक्टर का कहना था। मैंने बिल चुकाया और डॉक्टर को धन्यवाद दिया। कुछ दवाइयाँ खरीदी और फिर वहीं एक नज़दीकी दुकान से अजित जी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए कुर्ता पजामा और मिठाई का डब्बा खरीदा। फिर हमेशा की तरह सब्जी वगैरह लेकर हम घर आ गए। इन्होंने भाभी से रिपोर्ट के बारे में बताया और कल सुबह लौटने की बात कही। भाभी पहले तो तटस्थल बैठी थी, फिर चौंक कर बोली,
अरे चले जाना, 2-4 दिन और रह लो। फिर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए बोली, इस बार तो सब तुम्हें ही करना पड़ा, तुम न होती तो पता नहीं कैसे चलता। ऐसे समय नौकरानी भी छुट्टी लेकर चली गई। कहते हैं ना, मुसीबत चौतरफा आती है। अरे भाभी, किया तो क्या हुआ, अपने ही घर में किया। मेरी आवाज़ में कुछ चिढ़ने का लहजा आ गया था। शाम को हम लोग अजीत जी के घर गए। साफ सुथरा सजा हुआ प्यारा सा घर, गुड़िया जैसी सुंदर बेटी मेघा। देखते ही उसने हाथ जोड़कर हम लोगों से नमस्ते किया। मैंने तो उसे अपने गले से लगा लिया और एक चुम्बन उसके माथे पर जेर दिया। इन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। मैं अपनी नज़रों को चारों ओर दौड़ा रही थी, तभी अजीत जी की आवाज़ गूंज उठी और सबने एक दूसरे को बधाई दी। मैंने मिठाई का डब्बा मेघा के हाथ में और कुर्ता पजामा का पैकेट अजीत जी के हाथ में थमा दिया। भोजन टेबल पर लगा था। हंसते मजाक करते हम लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। हर चीज़ स्वादिष्ट बनी थी। हम लोग सारी औपचारिकताएं भूलकर आप से तुम पर आ गए थे। अजीत जी कह रहे थे कि 3 माह बाद जब दोबारा आना तब यहीं ठहरना। देखो भाई, संकोच मत करना, और एक पैकेट हमारे हाथ में थमा दिए। ज़रूर आएंगे, आपके रुपए देने तो ज़रूर आएंगे। कोशिश करेंगे अगली बार ही रुपए वापस कर दे, और यदि नहीं हुआ तो क्षमा करना भाई। इन्होंने बड़े प्रेम से कहा तो अजीत जी ने इनके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोले, कैसी बातें करते हैं, दोस्ती की है तो इसे निभाऊंगा भी, चाहो तो आजमा कर देख लेना। तब तक मैंने पैकेट खोल दिया था। एक सुनहरी डिब्बी में मेरी वाली सोने की चेन रखी थी। एक पल आंख बूंदी और सारी स्थिति समझ में आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितने महान है वे, संकट से उबारा भी और रिश्ते के बंधन में भी बांधा। मैं उनके चरणों में झुकी ही थी कि उन्होंने मुझे बीच में ही रोक लिया और बोले, नहीं बहन नहीं। अजीत जी की आंखें सजल हो गई। उनके मुंह से आगे कुछ न निकल सकी। मेघा अपने पापा से लिपट गई। पापा आप कितने अच्छे हैं। फिर हम लोगों के पास आकर वह खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे समुद्र के तट पर फैले बैगनी रंग ने जीवन के आकाश में मचान बना दी हो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब